अब देखो सही बताओ कि आजकल के फोटोग्राफर सबको गैस हो गया। गैस गैस मेरे हिसाब से इस ये इतना नॉलेज गैदर करने के बाद क्या आपने भी ये नॉलेज को शेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए? बड़ौदा के अंदर में उस वक्त में कोई बड़े ऐसे फोटोग्राफर्स नहीं थे। ओके तो सब मेरे पास क्वेश्चन पूछने आते थे। एक साथ में मेरे टाइम में उस वक्त में 70-80 जन को मैं क्लासेस कर रहा था और कोडाक के साथ में मैंने करीबन और 100 वर्कशॉप्स किए। सबसे बड़ा जो वर्कशॉप किया है वो 1200 लोग थे। 1200 लोगों की क्वालिटी में सुधार था। तो बहुत से दफ़े मुझे कॉम्प्लीमेंट भी आया है। उस टाइम में लेटर से कॉम्प्लीमेंट आता था कि भाई साहब अगर आप मेरे को 20 साल पहले मिले होते ना तो शायद मैं इससे अच्छा फोटोग्राफर हो सकता था। तो ये सब जो होता है मार्केट के अंदर में वो एक आपको सुकून देता है कि मैं इतने जन को टच कर पाया हूँ और उनका नॉलेज बढ़ा के आया था। बेस्ट लेंस फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी 85 mm विदाउट डाउट। वन अंडररेटेड कैमरा गियर अकॉर्डिंग टू यू? वो उनके हम बोलेंगे कि शान के खिलाफ है। और लगाने से आप कम फोटोग्राफर हो गए। जूम वर्सेस प्राइम लेंस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। देयर इज वन लेंस व्हिच हैज कम इन वेरी रिसेंटली। ओके, ये 35-150 का जो लेंस है, मेनी हाई एंड फोटोग्राफर्स जो हमारे मार्केट में या इंडिया में है एंड वर्ल्ड ओवर सब ने ये लेंस एडॉप्ट कर लिया है। लोग अभी ये लेंस के ऊपर दीवाने हो गए। इफ आप मैनुअल मोड यूज करते हो तो ही आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, ऐसा प्रूव होता है? नहीं, ये गलत है। गुड लेंस और गुड कैमरा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? डेफिनेटली रॉ वर्सेस जेपेग, दोनों ही सही है ओके। अकॉर्डिंग टू मी। टॉप 3 कैटेगरीज ऑफ फोटोग्राफी कौन सी है आज वर्ल्ड के अंदर में मनी मेकिंग अगर कोई बिजनेस है फोटोग्राफी में तो इट इज 95%। Hi everyone, my name is Arshil and today I am your host at 03 Podcast. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले आई वांट टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर। आज के हमारे स्पॉन्सर है प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन है अगर आप एक फोटोग्राफर, फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर है। ये एक मल्टी ब्रांडेड स्टोर है जहाँ वेराइटी ऑफ इक्विपमेंट्स बेस्ट रेट पे मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं और उसके पहले लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। तो सर आप रेडी है? यस, लेट्स रोल। आर्ट, जब भी हम ये छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं ना, हर वो इंसान जो एक टाइम पे अपनी हॉबीज़ को पैशनेटली फॉलो करके अपना करियर बनाना चाहता है उसको फ्लैशबैक्स रन करने लगते हैं। हर इंसान ये सोचता है कि उसे जो पसंद है वो लाइफ टाइम करे एंड वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है, पर इसमें कैच है सस्टेनिंग का। अगर हम लोग एक ही चीज़ रेगुलरली मल्टीपल ईयर्स के लिए करेंगे, टाइम चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, एनवायरनमेंट चेंज होगा, लोगों की, कंज्यूमर्स की नीड्स, वांट्स चेंज होंगी, उसके साथ हमें खुद को इवॉल्व करना पड़ता है। काफ़ी लोग ये नहीं कर पाते। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो सस्टेनिंग के एक प्राइम एग्जाम्पल है। उन्होंने लास्ट 45 ईयर्स से फोटोग्राफी में अपना इनपुट दिया है। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट टू यू ऑल Mr. Raju Solanki. thanks for having me on this show. Sir, it's pleasure to have you here and thank you so much for giving us time and doing this. My pleasure, sir. So, Raju sir वडोदरा के and in fact I'll say गुजरात के one of the most renowned photographers में से एक है and he has a studio named Portrait Studio. Apart from this, he also does industry and advertising. So, थोड़ा सा मैं ब्रीफ जानना चाहूँगा सर से फॉर आवर ऑडियंस, फॉर आवर व्यूअर्स। Basically in this particular field, into industrial photography, and for the past 20 years I'm back again in my portrait from where I started off. So that's my brief as a photographer. So for about 30 years, long years, I was doing industrial photography most of the time. It is now I have shifted to portrait. ओके, सो सर हम लोग आगे कुछ भी डिस्कशन करें
उसके पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज़ फोटोग्राफी? सो वेरी ब्रीफ में अगर बोलूँगा कि आपने वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा आपने प्रोक्योर कर लिया, बट इन केस इफ देयर इज नो लाइट यू कैन नॉट शूट, यू कैन नॉट रिकॉर्ड. सो हम बोलते हैं फोटोग्राफी एज अ वर्ड, इट इज कॉल्ड राइटिंग विथ लाइट. दैट इज फोटोग्राफी फॉर मी. ओके, राइटिंग विथ लाइट. यस. ओके, ग्रेट सर. मतलब स्टार्टिंग से जब से आपने ऐसा सोचा कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो स्टार्टिंग से आपको फोटोग्राफी ही करना था? वॉज इट योर फर्स्ट लव या आप कोई और चीज़ आप करते थे देन स्टेप बाय स्टेप इसमें आप? To be honest with you, I am a third generation photographer in my family. Oh really? My grandfather was a photographer. My father happened to be a photographer. And I did not wanted to step into this photography. So I was busy doing my BSc. Wanted to change my stream other than being photographer. So into my BSc and into my second year of my BSc when my father, color printing came into existence then in a big way. So my father wanted to change from black and white to color. So he happened to go to a company's renowned course where he learned color printing. अच्छा. He could print well, but he did not understand the theory and the essence of physics and chemistry of that particular subject. That is color printing. So he came back home. He said, I am able to print, but I want you to go and just go there, study what physics and science is there, chemistry is there in color printing, Right. and I want you to explain it to me. Okay. So that was my first brush into photography. So to be honest with you, I started the reverse. Okay. I started my career as color printing, taking printing knowledge, Right. and then after I could go venture into photography. ओके. तो सर आपने बताया कि फिर आपने कलर प्रिंटिंग स्टार्ट किया और आपका बैकग्राउंड रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का. तो सर मैं केमिस्ट्री तो समझ गया इसमें, मतलब पर इसमें मतलब फिजिक्स फोटोग्राफी में मतलब कैसे हेल्प किया आपको, मतलब उसमें क्या रोल था उसका? Okay, physics में भी light is also part of it. फिजिक्स के अंदर में लाइट भी आता है. लाइट क्या करता है, तो अगर लाइट क्या करती है तो लाइट शैडोज भी बनाती है. ओके. सो ये मुझे काम कहाँ आया कि दो लाइट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो दो लाइट नज़दीक नज़दीक में है तो बीच में शैडो मिक्स होता है विच इज़ मोर डार्कर. राइट. सो दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इन अ बेटर वे. ओके. कि पोर्ट्रेट के अंदर में लाइट से आप लोगों का शेप या उसका स्कल्पटिंग कैसे कर सकते हो. सो लाइट पार्ट होता है, शैडो जो बनाता है वो उसको फॉर्म देता है, 3D देता है. तो ये मुझे लाइट वहाँ पे काम आ गई. एंड पोर्ट्रेट के अंदर में इन अ बिग वे इट हेल्प मी अंडरस्टैंड. सो एक ही आदमी को मैं लाइट से ज़्यादा पतला बना सकता हूँ. सो विद ब्रॉड लाइटिंग, रैम्ब्रेंट लाइटिंग, शॉर्ट लाइटिंग, ये सब अलग अलग वेरिएशन ऑफ लाइटिंग्स है जिसमें आदमी का फॉर्म, फेस का फॉर्म हम एनहांस कर सकते हैं. सर लाइटिंग से ये सब हो जाता है? हाँ जी, बट आपको लाइटिंग के साथ में लोगों का फेस का एनाटॉमी भी आपको पता होना चाहिए. बिकॉज अगर आप एनाटॉमी पहले पता है, हाँ. एनाटॉमी बोला तो फेस का आपका डिफेक्ट्स, फेस का इफेक्ट्स. राइट. सो गॉड हैज गिफ्टेड एवरीबॉडी विद अ डिफरेंट फेस. उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि ये आदमी का मैं कैरेक्टर कैसे बाहर निकाल सकता हूँ विद लाइटिंग. ओके. सो मेरे को पहले पता होना चाहिए फेस के अंदर में किसी का नाक बड़ा होता है, किसी का नाक शॉर्ट रहता है, ओके. किसी का नाक ऊपर रहता है, नीचे रहता है, आईज अंदर होती है, बाहर होती है, लिप्स बड़े होते हैं, चिन बड़ा होता है, सो नेक पतला रहता है. सो दीज आर ऑल एनाटॉमी. ये पता होगा देन यू हैव टू प्लेस योर लाइटिंग अकॉर्डिंगली टू make that face look much better. So that is the role of a portrait photographer. मतलब इन शॉर्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बोला एंड फेस का स्ट्रक्चर मतलब बायोलॉजी भी कहीं ना कहीं कर ही ला. Yes, it does play a role. राइट. तो सर आपको लाइटिंग का इतना डिटेल्ड एंड यूनिक नॉलेज था, पर सर अभी से हम बात करें 35-40 ईयर्स पहले की, तो सर तब तो अभी जैसे हम लोगों को कुछ ढूंढना होता था हम लोग तो यूट्यूब पे सर्च करते, गूगल करते, पर सर तब तो ऐसा कुछ था नहीं. तो आपने ये सब कैसे सीखा, मतलब आपने बुक्स पढ़ी, आप मतलब किसी के पास गए सीखने के लिए, कैसे हुआ ये? Let me be very honest. मैंने मेरे ग्रैंडफादर की फोटोग्राफी देखी थी. ओके. देन आई सॉ माई फादर डूइंग इट. ओके. सो उस टाइम में मुझे ऐसे लगता था कि
ये सब फिक्स चीज ही है जिसके अंदर में आपको सीखने का कोई ये नहीं है. देयर वाज नो चैलेंज आई फाउंड. ओके. बट पिक्चर्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड. उन टाइम में माय ग्रैंडफादर वाज वर्किंग विद अ बिग फॉर्मेट कैमरा, 10x12 की फॉर्मेट. लाइटिंग भी जो थी वो डे लाइट एंड आर्टिफिशियल को मिक्स कर रहे थे वो लोग. उस टाइम में ब्लैक एंड वाइट था तो कोई भी चीज़ चलती थी. मेरे डैडी भी थे तो बल्ब लाइट के अंदर में मॉडिफिकेशन करके वो सब लाइट कर रहे थे उसके अंदर में. बट माई डैडी डिड नॉट हैव एन आंसर. जब उनको पूछो ये लाइट ऐसे, बोला ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछना, बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर. ओके. सो मेरे ग्रैंडफादर से सीखा है. एंड हाउ टू प्लेस एवरीवेयर वो मुझे पता हो गया है बाय एक्सपीरियंस. ओके. बट व्हेन आई वांटेड टू लर्न ही डिड नॉट हैव एन आंसर. ओके. तो अभी मुझे क्या करना है सीखने के लिए? देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस. राइट. बीइंग व्हाट यू कॉल ग्रेजुएट, तो तकलीफ ये होती है कि आपको सब में आंसर चाहिए. राइट. सो उस टाइम में आंसर नहीं मिल रहे थे तो देयर वाज माय अंकल अराउंड हु वाज एसोसिएटेड विद लॉट मेनी बिग फोटोग्राफर्स ऑफ कंट्री. राइट. And he used to sell camera equipment and everything, all other things related to photography. ओके. So he was Mr. Kakubhai Kothari. Moreover, a second father to me. ओके. अब उनके पास में गया, बोला I have a lot of questions. तो बोला first and foremost you got to be a small training कि उसके अंदर में photography black and white कैसे होती. He happened to send me to another Parsi gentleman called Bailey Homji. ओके. So there 3 months of training, 2 days a week. So that was my first brush to technical black and white photography. Got it. Thereafter, having learned that particular art, and I was printing, so got fascinated with interior and architectural photography. Okay. So another mentor came in, which I used to admire his prints. उनके पास में से मैं थोड़ा बिपिन मिस्त्री करके थे, उनके पास से मैं इंटीरियर फोटोग्राफी जान लिया कि वो कैसे करते हैं. मगर फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि वो कर रहे थे, बट आई डिड नॉट गेट द राइट आंसर. Okay. He was also like my father, happened to be a second generation photographer, but he could do well. So that was his success. Okay. And that time not many people were doing interior photography. Okay. ये आंसर खलास होने के बाद में मैं गया फिर वापस चाचा के पास, काका के पास. बोला अभी मेरे को ये सीखना है. एंड until then I knew there was this XYZ person was a best in the country today. Okay. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया. ही रिक्वेस्टेड हिम, सो आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो उनके यहाँ पे जाने के बाद में मैंने बहुत कुछ इक्विपमेंट से नॉलेज मेरे को मालूम पड़ी, Okay. विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ. नॉलेज मीन्स इन द सेंस देखने में मुझे एवरीथिंग ही हैड एनी क्वेश्चन मीन्स इन लाइटिंग. उसके बाद वो इक्विपमेंट हुआ करते थे, कैमरा इक्विपमेंट एंड लाइटिंग इक्विपमेंट. अब जो पूछो, जो आप नाम लो, सब होते थे उनके पास. हम नाम नहीं पूछ सकते थे बिकॉज हमने तो सिर्फ ब्रांड्स के नाम हम उस टाइम में मैगजीन्स में पढ़े थे. Okay. वो उनके पास सब ब्रांड्स थी Okay. और टॉप ऑफ द लाइन उस वक्त जमाने का लाइटिंग में सब उनके पास था. Got it. तो मुझे ऐसे लगने लगा कि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टूडियो, ये इक्विपमेंट मैं कभी भी खरीद नहीं पाऊंगा. Right. तो मैं लिटरली डिप्रेस्ड हो गया था. Okay. एंड देयर आफ्टर उन्होंने बोला बस इतनी सी बात है, मैं दूसरे एक फोटोग्राफर को बोलता हूँ जो कैमरा इक्विपमेंट जितना चाहिए उतना लिमिटेड इक्विपमेंट से, एंड ब्रांड या नॉन ब्रांड वो लाइटिंग ऐसे करके रखता है ना कि वो रिप्लेस कर सकता है ब्रांड्स को. Okay. हालांकि वो अच्छी ब्रांड बनवाता था, कस्टमाइज लाइट बनवाते थे एंड वो अपने हिसाब से यूज़ करते थे. तो मेरे को और इंस्पिरेशन फिर वापस हुआ कि अब मेरे को जो चाहिए शायद मिल जाएगा. Okay. और फिर मैं मिस्टर रोहिंटन ईरानी के पास में चला गया. Okay. वहाँ जाने के बाद में उन्होंने मेरे को अपनी इमेजेस दिखाई. उस वक्त में स्लाइड्स थी, ट्रांसपेरेंसीज थी, वो उन्होंने बताई मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा, इसके अंदर में से क्या कैमरा वापरा और क्या लाइट वापरा, आप बता सकते हो? Okay. हालांकि मैं नया था मगर मुझे सब पिक्चर्स अच्छे ही लगते थे. तो मैंने बोला नो, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, फर्क मुझे नज़र नहीं आता. तो बोला यही साइंस है कि आपको ब्रांड के पीछे पागल नहीं होना है, फोटोग्राफी करो,
रिक्वायरमेंट पैदा करो और उसके बाद में आप मिनिमलिस्टिक से चालू करो, ओके जो मैंने किया था. Okay. सो आई वाज आल्सो नॉट ब्लेस्ड विद इक्विपमेंट. ओके तो मुझे ऐसे लगा कि जो मुझे चाहिए थे शायद इधर से मिल जाएगा. राइट सो दैट इज़ वेयर उन्होंने मेरे को जब फोटोग्राफी उसके वहाँ पे बुलाया एंड करते देखा, तब मेरे को समझ में आया कि आप कैमरा खरीद सकते हो, लेंस खरीद सकते हो, आप लाइट खरीद के उसको कैसे इस्तेमाल करना है. तो मैं बोलूँगा कि इट वाज टेमिंग अ टाइगर, कि आप वही लाइट को सॉफ्ट कितना कर सकते हो, हार्ड कितना कर सकते हो, कैसे प्लेस कर सकते हो. हालांकि वो सब एडवर्टाइजिंग एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी भी था, मगर वहाँ से मेरे आँख और मेरा ब्रेन सब खुल गया ओके कि भाई आपको सामने क्या हो रहा है ना वो देखना है, ब्रांड को नहीं देखना है. तो हम ज़्यादातर जब नहीं होते तो हम ब्रांड के पीछे पागल हो जाते हैं राइट एंड हमको लगता है कि ब्रांड ही काम कर रहा है. राइट एक्चुअली इट इज़ नॉट द ब्रांड. आपका कितना इन्वॉल्वमेंट एक्सपीरियंस है लाइट समझने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वही सिखाता है आपको अच्छा फोटोग्राफर और रेगुलर फोटोग्राफर में फ़र्क क्या है. मैं ये सबको एडवाइस दूंगा, जितने भी जन फोटोग्राफी में है उनको एडवाइस दूंगा कि आपको बहुत मुश्किल से सही मेंटर मिलना चाहिए. अब अगर आपके पास में सही मेंटर नहीं मिला है तो आप डिप्रेस होने का चांसेस ज़्यादा है. ओके इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप सोच समझ के अपना मेंटर सिलेक्ट कीजिएगा और वही जगह पे जहाँ पे आपको मिनिमलिस्टिक से सिखाए पाए. ओके अदरवाइज आप गुम जाओगे, मार्केट में गुम जाओगे आप. सो सर, जैसा आपने बताया कि आपकी ये पूरी जर्नी में मेंटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने आपको गाइड किया टुवर्ड्स द राइट पाथवे. तो सर, ये इतना नॉलेज गैदर करने के बाद, अच्छा स्किल सीखने के बाद फोटोग्राफी में, क्या आपने भी ये नॉलेज को शेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए? क्या आप भी लोगों को मेंटर करते थे? यस, मैंने बहुत कम उम्र में जब मैं बम्बई से यहाँ पे आया, मैं बम्बई से बड़ौदा 86 में आ गया. 1986. यस, 1986 में आ गया. तब तक मैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, कलर प्रिंटिंग, कलर कैसे फोटोग्राफी में फिल्म पे लाना है, रियल कलर, लेयर कलर लाने के बाद में अब कलर प्रिंटिंग कितना इजी हो जाता है, वो मुझे पता था. ओके कि वो कलर प्रिंट मैंने सीखा था. Right. तो जो क्षति फोटोग्राफी में आती थी उसको कैसे हम मैच करें अच्छा कलर प्रिंट के लिए, वो मैंने सीख लिया था. ओके सो मैंने बोला ना कि मैं लाइटिंग बहुत अच्छी तरह समझ गया था. राइट तो लाइटिंग के अंदर में भी येलो से ब्लू तलक की लाइटिंग होती है. जी. तो उसके अंदर में आपको रियल वाइट लाइट चाहिए. उस वक्त में कलर प्रिंट में वाइट लाइट ही चाहिए थी. ओके तो अगर आपकी लाइटिंग सही नहीं है तो आपके फोटोग्राफ ब्लू भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, नीले, लाल, कुछ भी हो सकता है. जो लाइट का कलर होगा वो उसमें रजिस्टर होगा. राइट तो बहुत से जन जब मेरे प्रिंट्स अच्छे आने लग गए कलर, मैं आपको बताऊं, मेरे आप को सरवाइव करने के लिए मैंने कलर प्रिंटिंग नहीं मगर वेडिंग फोटोग्राफी मैंने चालू की थी बड़ोदरा आने के बाद. 86 में जब आप आए तो यहाँ क्यों मेरा मुंह देख के कोई भी मुझे इंडस्ट्रियल का काम देने वाला नहीं था. की सिटी भी चेंज हुई थी. सिटी भी चेंज हुई. तो मुझे ऐसे लगा कि ये काम करके मैं लोगों के साथ में फ्रेंड्स बनाऊंगा और बाद में मुझे काम मिलेगा. ओके तो ये हालांकि मैं बम्बई में भी स्टार्ट किया था, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा था, बट नॉट इन अ बिग स्केल. ओके यहाँ पे आने के बाद में मैंने वेडिंग, सिर्फ शादी की पिक्चर अपने आप को सस्टेन करने के लिए शुरू किया था, फ्रेंड्स बनाने के लिए किया था. गॉट इट. ना ये करते करते मेरे लैब के साथ एसोसिएशन होने लग गया. ओके तो एक लैब के पास में जाके मैं बैठता था एंड मेरे प्रिंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं था. कलर प्रिंट्स के टाइम पे सही कलर आते थे, बिकॉज मुझे लाइटिंग का नॉलेज था. रियल लाइट क्या चाहिए जिससे अंदर में ये फिल्म पे रिस्पॉन्ड होगा और अच्छा प्रिंट हो सकता है. तो मेरे प्रिंट्स अच्छे आने लग गए. राइट तो आने लगे, मार्केट में गया, लोगों को पता चल गया कि ये लाइट अच्छे ऐसे आते हैं प्रिंट. लैब वाले ने बता दे गया कि इनकी प्रिंट क्यों अच्छी आती, आपकी नहीं आती. राइट फिर उसके बाद में मुझे लगा कि बड़ौदा के अंदर में उस वक्त में कोई बड़े ऐसे फोटोग्राफर्स नहीं थे. ओके तो सब मेरे पास क्वेश्चन पूछने आते थे कि आपका कलर प्रिंट्स कैसे सही आता है. तो मैं वो लैब के ऊपर में लोगों को मैं करेक्शंस करके देता था कि आप ये जगह पे गलती कर रहे हो,
तो आप यहाँ पे करेक्शन करो, ये लाइट चेंज करो, आपका एक्सपोजर सही करो, तब आपके कलर सही आना है। ओके। वो ये हो गया कि फिर दिन में 3-4 लोग आने लगे, तो मुझे लैब वाले ने ही मुझे सजेशन दिया कि भाई तू एक साथ में ऐसे सब कुछ सिखाता क्यों नहीं है। ओके। सो अगर मैं आपको बोलूँ तो 86 में आया और शायद 87-88 में ही मैंने लोगों को मेंटरशिप ले ली ओके। एक साथ में। मेरे टाइम में उस वक्त में 70-80 जन को मैं क्लासेस कर रहा था, अच्छा। उनको समझाता था कि आपकी मिस्टेक क्या है। ओके। आप इक्विपमेंट है आपके पास में, बट सही इक्विपमेंट कैसे लो जिससे ये लाइट कलर करेक्शंस का सही आवे। ओके। तो वो सबको पता चल गया कि प्रॉब्लम हमारे में है। उस वक्त तक ऐसा था, लैब और फिल्म के ऊपर में दोष दिया करते थे कि आप प्रिंट सही नहीं निकाल रहे हो, फिल्म है तो ये सही नहीं। तो लोगों ने सब टाइप की फिल्म इस्तेमाल कर ली, मगर उन्होंने अपनी स्किल बढ़ाई नहीं। राइट। उनको पता ही नहीं था कहाँ मिस्टेक हो रही। इसके बाद में मेरे वर्कशॉप्स में आने के बाद में उनको पता चला अपनी मिस्टेक। तब से ये प्रॉब्लम लैब की तरफ में कम होने लगे। लोगों का क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं, क्वालिटी ऑफ कलर्स अच्छे आने लगे। राइट। सो दैट वाज माय, ऐसा मुझे लगा कि आई हैव डन माय ड्यूटी एज अ फोटोग्राफर राइट। एंड एज अ नॉलेजेबल, बिकॉज मैं जितना डिप्राइव हो गया था उतना लोग ना हो, इसके लिए मैंने ये मेंटरशिप चालू की थी। सो मैंने जब फर्स्ट वर्कशॉप किया, तो फर्स्ट वर्कशॉप करने के बाद में मुझे बहुत से जन ने थैंक्स बोला कि आपने हमारा जो मिस्टेक्स था वो आपने क्लियर किया है। राइट। अब देखते हैं ये कितना फर्क पड़ता है। एंड माइंड यू, ये डिफरेंस होने के बाद में लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देने को फिर आ गए कि हमारा काम सुधर गया है। तो बहुत अच्छा लगता है किसी का काम सुधर गया है। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी किसको नहीं अच्छा लगता है। एंड कलर इक्विपमेंट मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं था। मैं एक ही चीज मानता था, मेरे पिताजी ने बताया था कि आपके साथ में जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे आपको कंपटीशन नहीं है। राइट। जब आपको लगेगा कि कंपटीशन है तो समझना कि आपका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। सो दिस वाज माय फादर का फर्स्ट एडवाइस था। ओके। ऐसे फिर मैंने एक ईयर में 2 वर्कशॉप्स किए। ओके। वो थर्ड वर्कशॉप जो था मेरा, उस वक्त में कोडैक कंपनी के बाय एक्सीडेंट वो लोग बड़ौदा में थे। ओके। वो लोग मेरे वर्कशॉप में आए, कोडैक स्किल्स एंड मार्केटिंग वाले। ओके। दे हैपन टू कम टू बड़ौदा, और वहाँ पे आके उन्होंने मेरा वर्कशॉप में अटेंड किया। ओके। एक दिन के वर्कशॉप के अंदर में उनको पता चल गया है कि अगर ये बड़ौदा में इतना सुधार हो रहा है हाँ। कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कलर में आ रहा है, लैब अच्छे कलर डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो हमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये सब जगह पे स्टूडियो एंड वेडिंग फोटोग्राफर के पास में आपको वर्कशॉप करने ले जाना है। ओके। फायदा ये होगा कि उनका क्वालिटी इम्प्रूव होगा। कोडाक एज ए ब्रांड, उनका ये होगा कि कोडाक के थ्रू ये इम्प्रूवमेंट आया। राइट। राइट। फिल्म बेचना वाज एंड कलर प्रिंट, कोडाक पेपर बेचना अलग बात थी। हाँ। उनको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मार्केट में करना था। ओके। गॉट इट। सो दे बिकेम पार्ट ऑफ माय एसोसिएशन। ओके। और कोडाक के साथ में मैंने करीबन आज तक बताओ तो इन बिटवीन ओवर 100 वर्कशॉप्स किए। लोगों की क्वालिटी में सुधार था, तो बहुत से दफ़े मुझे कॉम्प्लीमेंट भी आया है। उस टाइम में लेटर से कॉम्प्लीमेंट आता था कि भाई साहब अगर आप मेरे को 20 साल पहले मिले होते ना तो शायद मैं इससे अच्छा फोटोग्राफर हो सकता था। तो ये सब जो होता है मार्केट के अंदर में, वो एक आपको सुकून देता है। राइट। कि आपने किसी को अच्छा किया है और आपने उसका नॉलेज बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो दैट वाज नो लुकिंग बैक। मैं छोटे में छोटा वर्कशॉप किया है, 50 जन का किया है। राइट। और मैक्सिमम मैंने वर्कशॉप किया है, सबसे बड़ा जो वर्कशॉप किया है वो 1200 लोग थे। 1200 लोग? यस। जगह पे फिट कैसे हुए थे इतने सारे? नहीं, ऑडिटोरियम के अंदर पूरा भर गया था, सीढ़ी के ऊपर लोग बैठे थे। ग्रेट। सो इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, मैं बोलूँगा कि मैं इतने जन को टच कर पाया हूँ और उनका नॉलेज बढ़ा के आया था। तो सर जैसे आपने इतने सारे लोगों को मेंटर किया, गाइड किया, तो
तो सर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए क्या आप हम लोगों को भी ऐसे थोड़ा गाइड कर सकते हैं? जरूर से करेगी। तो सर एक रैपिड फायर हो जाए। ठीक है। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट, बेस्ट लेंस फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी? 85 mm विदाउट डाउट। recommended megapixel for regular use? ऑल पर्पस मैक्सिमम 24 मेगापिक्सल। सो ये 24 इसलिए बता रहा हूँ कि आपका 24 से एक्सीलेंट प्रिंट 16x24 भी हो सकता है। इंच ओके। यानी ये बस हो गया, बिकॉज इससे बड़ा तो कोई प्रिंट ज़्यादा होने वाला नहीं, बिकॉज इट वुड बी 95% यही साइज तक जाएगा। ओके। वन अंडररेटेड कैमरा गियर अकॉर्डिंग टू यू? फ्लैश लाइट। फ्लैश। ये अंडररेटेड इसलिए कि अब बिकॉज ऑफ ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा एंड ISO लोग ये इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। वो उनके हम बोलेंगे कि शान के खिलाफ है कि फ्लैश लाइट ऊपर लगाने से आप कम फोटोग्राफर हो गए या कैंडिडेट नहीं हो। बट वर्ल्ड ओवर कैंडिडेट लोग भी फ्लैश लाइट वापरते हैं, ऐसे कि नहीं वापरते। वन इक्विपमेंट दैट यू सीक्रेटली लव? 5-in-1 रिफ्लेक्टर। ओके। ये कोई भी जगह के अंदर में आप एक लाइट है, जब तक आपने लाइट स्टडी नहीं की है, हाँ। ये रिफ्लेक्टर का आपको बहुत इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है। ओके। बट वंस यू गेट यूज टू ये रिफ्लेक्टर, इसके अंदर में आप एक लाइट में बहुत अच्छी तस्वीर खींच सकते हो। ओके। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5-in-1 रिफ्लेक्टर, जिसके अंदर में सब टाइप के रिफ्लेक्टर्स उसमें आ गए। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ओके। ओके। लास्ट, जूम वर्सेस प्राइम लेंस? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू मी एक टाइम था जब प्राइम्स वर द बेस्ट ओके। और जूम थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी देता था। ओके। अभी ये हो गया है कि प्राइम एंड जूम दोनों इक्वल हो गए। ओके। क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम्म। फर्क यही है कि जूम लेंस अगर होगा आपके पास में तो वेरिएबल अपर्चर होगा, फुल ओपन तक आप जाओगे नहीं। सेकेंड, उसका वेयर एंड टेयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके। वेट में बढ़ जाता है। ओके। प्राइम के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं, एलिमेंट ट्रैवल कम होता है, तो इट इज मोर लाइटर, मोर फास्टर इन जूम, इन शार्पनेस, मीन्स फोकसिंग। सो दैट इज हाउ इट फास्ट ट्रैवल होता है। राइट। बट मार्जिनल है। अभी के नए टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट, ऑप्टिक्स इतना एडवांस हो गया है कि दे हैव कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके। और आप बहुत ताजुब करोगे कि देर इज वन लेंस विच हैज कम इन वेरी वेरी रिसेंटली। ओके। ये 35-150 का जो लेंस है, जो नॉर्मल सब वेडिंग फोटोग्राफर को ये रेंज के अंदर में लेंसेज चाहिए होता है। डेफिनेटली। तो लोग पहले 4-5 लेंस वापरते हैं। तो एक था 35mm, 50, 85, ये नॉर्मल 3 लेंस से फोटोग्राफी होती थी। बिल्कुल। अब लोग पक गए हैं 3 लेंस, 2 कैमरा बॉडी, इधर उधर लेंस शफल करो, बाय दैट टाइम सब निकल जाता है। तो डेफिनेटली। ये जो नया लेंस आया है, लेंस प्राइम लेंस इसलिए वापरते थे कि उनको बड़ा अपर्चर मिलता है। अपर्चर मीन्स लोअर नंबर्स, हाँ। 1.8, 1.4, इसीलिए वापरते थे। मोर डेप्थ ऑफ फील्ड। लेस डेप्थ ऑफ। लेस डेप्थ ऑफ फील्ड। बट ये हम लोग बोलते हैं प्राइम, मैं बोलता हूँ इट्स अ लो लाइट निंजा। यानी आप कितनी लो लाइट हो सकती है तो आप एपर्चर खोल के अपना काम कर सकते हैं, और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में आप पोर्ट्रेट ले सकते हो। ओके। जरूरी नहीं है ये ओपन एपर्चर में आप सारा वेडिंग शूट कर सकते हो। ओके। लोगों को पता ही नहीं है। सो लोग जब ये लेंस ले लेते हैं तो ग्रुप के अंदर में भी ये ओपन एपर्चर में काम करता है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आता है, तो आधा चीज शार्प होता है, नहीं होता है। सो सेफ्टी के लिए अगर मैं बताऊँ तो F2 वॉज द बेस्ट लेंस सेफ्टी के लिए। ओके। साहब ये टैमरॉन कंपनी ने जो लेंस निकाला है 35-150, 35mm पे F2 है, एंड एट 150 इट इज 2.8। ओह, ओके। बॉस ये लेंस मेरे हिसाब से हैज मेनी हाई एंड फोटोग्राफर्स जो हमारे मार्केट में या इंडिया में है एंड वर्ल्ड ओवर, सब ने ये लेंस एडॉप्ट कर लिया है, आस्ते आस्ते कर रहे हैं, और प्राइम साइड में कर रहे हैं। ओके। बिकॉज वक्त आपका सब जो वेडिंग है उसके अंदर में आपको चेंज ओवर बहुत फास्ट करना पड़ता है। मूवमेंट्स मिस हो जाती है। मूवमेंट्स मिस हो जाती है। आप लेंस बदली करो, कैमरा बदली करो, यानी भले आपके पास में 2 कैमरा है,
दो बॉडी राइट, एंड दो लेंस लगाए हुए हैं, तो एक निकाल के दूसरा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू, इसीलिए थक गए हैं अभी आप लोग, क्यों? अभी लेंस की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है, राइट, तो लोग अभी ये लेंस के ऊपर दीवाने हो गए। ओके वर्ल्ड ओवर दिस लेंस इज अ रेज नाउ। ओके। सर जो आपने ये टैमरन का लेंस बताया, उसमें आपने जैसा बताया वेरिएबल एपेचर है, f2 to 2.8 जाएगा। अब सर जो आज पॉडकास्ट शूट हो रहा है इस कैमरा पे, ये लेंस 2470 f2.8 है। अब सर जब मैं ये लेंस ले रहा था उस टाइम पे मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, पर टू बी फ्रैंक आज तक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली वेरिएबल एपेचर लेंस में और फिक्स एपेचर लेंस में। क्योंकि वेरिएबल एपेचर लेंस अगर एक्स अमाउंट में आता है, तो अगर वही फोकल लेंथ के फिक्स एपेचर लेंस चाहिए तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अमाउंट। तो सर क्या ये इतना डिफरेंस आता है, और क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना ट्वाइस द प्राइस पे करना वर्थ इट है? यूजुअली प्राइम जो होता है वो 1.2, 1.4, 1.8 में आते हैं। राइट, सो आप अपर्चर इतना बड़ा होता है उतना उसका एलिमेंट, ग्लास एलिमेंट की साइज बड़ी होती है। ओके, इतनी लाइट उसको अंदर जाने के लिए जगह होनी चाहिए। इसलिए ये सब जितने लेंसेज है ये सब महंगे होते हैं। ओके, ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ये सस्ते हो गए, इसमें सस्ते वाले भी आते हैं। देयर आर ब्रांड्स विच मेक्स टू टाइप ऑफ लेंसेज। ओके, 1.8 एक दूसरा होता है जो चीपर होता है, और 1.8 बड़ा होता है जिसमें एलिमेंट्स बड़े होते हैं। ट्रू, सो ये आप एलिमेंट जितने बड़े होंगे, जितना वेट बढ़ता है उतना प्राइसिंग भी बढ़ता है। बिल्कुल। मगर आप सोचो कि आपके बैग के अंदर में 3 लेंस लेके जा रहे हो आप, और इसके अंदर में वेरिएबल लेंस जो भी आप बोला छोटा वेरिएबल है, वो उतना अगर आपको 3 के बदली में 1 के अंदर में आप करते हो, लेंस बदली नहीं करना है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम हो गई है, तो वेयर इज द डिफरेंस नाउ? राइट, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइम्स आर नॉट गुड, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आपके पास में टाइम है और आप अगर यूज टू है, देन इट्स अ गुड लेंस। ट्रू। आप एक के बदले में एक जूम के बदले में आप 2 प्राइम ले सकते हो, बट देन यू गेट स्टक इतने ही फोकल लेंथ में। राइट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिल जाती है और जूम में। आपने स्टार्टिंग में कहा कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लेंस 85 mm है। अब सर ऐसे यूजुअली मैंने पढ़ा है कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो ऑलमोस्ट 44 to 50 mm अप्रॉक्स उसका नॉर्मल रेंज रहता है। तो सर जो ह्यूमन आई के लिए बेस्ट विजन है वो ही सर बेस्ट फॉर पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए फोकल लेंथ? देखो, हम जो भी 43, 45 या 50 या 55 तक बोलते हैं, इट इज़ वन आई विजन। ओके, ये इतना जो डिग्रीज जो आप बोल रहे हैं वन आई होता है, 2 आईज का इतना नहीं होता है। सो आप एक आँख जब बंद करोगे हाँ, तब आपको वो मिलता है, एंड डिपेंड्स ऑन योर नोज का ब्रिज। ओके, नोज किसी का आगे होगा तो उतना डिग्रीज कम मिलेगा, राइट, अगर नोज अंदर है ज़्यादा तो आपको एरिया ऑफ विजन बढ़ जाता है। ओके, सो दैट इज वाई इट इज सेट 43 to 55। ओके, इसमें कोई नॉर्म्स नहीं होता। ओके, अब आए हम 50 के ऊपर में, हाँ, कि हम 50, तो कैमरा कंपनी ने वो सेफेस्ट जोन है। पहले तो कैमरा कंपनी बनाती थी 43 के mm का भी लेंस बनाती थी। ओके, सो एक लेंस मिलता था 43-85, ओके, नॉर्मल और पोर्ट्रेट दोनों इसी में आ गया। राइट, अब वो लेंस मिलते नहीं है, अभी वो गए जमाने। सो पीपल हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग 50। अब 50 जो है वो नॉर्मल पर्पस के लिए सही है। पोर्ट्रेट में क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो हम बोलता है इट इज एन आउटसाइड ब्रैकेट चांस ऑफ दैट लेंस वाइड हो गया, ओके, आँखी के हिसाब से वाइड हो गया। हाँ, अगर आप 1.5 टाइम जाते हो तो 75 चाहिए, तो उसमें फेस का जो प्रपोर्शन है वो बेटर हो जाता है। ओके, और जितना आप जूम करते हो, जो बहुत से फोटोग्राफर को नहीं पता है, जितना ज़्यादा जूम करते हो उतना नोज आपका ईयर्स की तरफ कंप्रेस होता है। ओके, सो आप जितना वाइड करोगे तो उतना बाहर आता है। हाँ, सो डिपेंड्स, आपके पास अगर कस्टमर है जिसका नोज अंदर है, उसको बाहर खींचना है, हाँ, तो शायद आप 50 में भी काम कर सकते हो। ओके, बट ऑन अ नॉर्मल कोर्स के अंदर में, इंडियंस के अंदर में अगर मैं देखूं तो एनीथिंग फ्रॉम 75 इज गुड इनफ अ लेंस, जो अच्छा शेप प्रदान कर देता है। गॉट, इट डजंट स्ट्रेच इट आउट।
ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पोर्ट्रेट जो समझता है वो उसके पास आंसर नहीं है क्यों ये वापर रहा है। ओके, सो यहाँ मैं एक सेकेंड का पॉज लेना चाहूँगा एंड आई वांट टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक मल्टी ब्रांड ऑथोराइज स्टोर है जहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल इक्विपमेंट्स बेस्ट रेट्स पे मिलते हैं, जैसे कैमरा, लेंसेज, गिम्बल, ट्राईपॉड। ना सिर्फ इतना, जैसा सर ने बताया, कुछ कुछ अंडररेटेड गियर्स भी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्टर्स, हमारे फ्लैश, ये भी आपको बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट रेट्स पे मिलेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और क्योंकि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लोगों के लिए लाए हैं हम लोग स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो उधर आप लोगों को एक लिंक मिलेगी। अगर आप लोग वहाँ से रजिस्टर करते हैं तो यू विल गेट स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट। सो रजिस्टर योरसेल्फ एंड विजिट प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स। एड्रेस इज गिवन हियर। थैंक यू सो मच प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स वंस अगेन। लेट्स स्विच बैक टू द पॉडकास्ट। तो सर, इक्विपमेंट्स की इतनी बात हो रही है तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और उनको अपनी एक प्रोफेशनल किट तैयार करनी है तो व्हाट शुड बी द थिंग्स दैट उनको सबसे पहले परचेस करने एंड वो चीज़ें जो वो एलिमिनेट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? अब देखो, सही बताओ कि आजकल के फोटोग्राफर सबको गैस हो गया है। गैस? यस, डेफिनेटली गैस हो गया है। ओके। गैस यानी आप जो लैंग्वेज समझ रहे हैं वो बॉडी के अंदर की डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गैस मेरे हिसाब से इज गैजेट एक्विजिशन सिंड्रोम। ओके। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि जितना ज़्यादा इक्विपमेंट लूँगा उतना मेरा काम अच्छा होगा। ये एक अंदर में डिजीज़ पैदा हो गया है। ओके। सबसे बड़ी डिजीज़ का कारण ये होता है कि हमेशा कोई अपनी किट से इतना तकलीफ नहीं होता है जितना दूसरे की किट देख के दुखी हो जाता है, मतलब इन्फीरियर फील करते हैं। यस। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपनी किट से इतना दुखी नहीं हूँ जितने दूसरे की किट देख के मैं दुखी हो जाता। राइट। तो उसकी तकलीफ वहां से शुरू होती कि दूसरे के पास ज्यादा लेंस है, मेरे पास में कम है। कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन के अंदर में वो बेचारा स्ट्रेच हो जाता है कि जो चीज नहीं चाहिए, साल में एक दफे चाहिए, वो भी वो बेचारा ले लेता है एंड दैट इज वे उसको गैस हो जाता है। यानी आपके पैसे ज्यादा गए और उसका काम कम हुआ। ओके। ये दिखावा इसलिए भी बढ़ गया है। ओके। अगर मैं बताऊं तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके। कम है तो क्या कहेंगे लोग, ओके। ये सब चीज में अप्लाई होता है। आपका कैमरा इक्विपमेंट में होता है, आपके घर में होता है, पूरा लाइफस्टाइल पे असर कर रहा है। राइट। सो ये सब के अंदर में कॉमन आ गया है। राइट। तो अगर आप मेरे को पूछो तो मैं इतना ही बताऊंगा कि आपके पास में जितनी ज़रूरत है उतना ही इक्विपमेंट खरीदिए। दैट इज़ माय ऑनेस्ट एडवाइस टू पीपल। ओके। तो सर फॉर एग्जांपल अगर कोई एमेचर था, अभी वो धीरे धीरे अपना वर्क बेटर करके, स्किल बेटर करके प्रोफेशनल बन रहा है, सो सर वो ऑब्वियसली चाहेगा ना कि टाइम के साथ जैसे उनकी स्किल इंप्रूव हुई है वो अपना गियर भी चेंज करे और प्रोग्रेस करे। तो सर वो तो थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ना, वो तो थोड़ा मतलब एक जंप लेना चाहेंगे ही। नोशन ये है मार्केट के अंदर में कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ। सो बहुत से जन यूट्यूब के ऊपर में बहुत से अच्छे अच्छे फोटोग्राफर को फॉलो कर रहे हैं। राइट। वो सबके पास में अलग अलग गियर्स है। तो एक साथ में तो सब गियर लेगा नहीं। ट्रू। सब कैमरे ब्रांड्स ले नहीं पाएगा। तो पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके अंदर में है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी है। रिक्वायरमेंट बजट समझना है। सेकंड, उसके अंदर में आपको देना है कि आपको फाइनली आउटपुट क्या देना है, विच इज इम्पोर्टेंट। सो यू स्टार्ट रिवर्स कि आपके एंड यूज क्या है उसका। राइट। एंड यूज के ऊपर में आपकी रिक्वायरमेंट बनती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से गियर बनता है, गियर लेना होता है। ओके। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी अराउंड कि आपको कैसे करना है। अब बताओ कि मैं कैसे समझूं। जब मैं भी छोटा था तब मुझे भी ऐसे लगता था कि दैट इक्विपमेंट है ना इज द गॉड, ये क्रिएट करता है और मैं उसके अंदर में इक्विपमेंट लेने से मेरी जो भी खामी है टेक्नोलॉजी में या नॉलेज में वो इससे फुलफिल हो जाती। ओके। हालांकि ये स्टोरी सही नहीं है। सो कैमरा डज नॉट मेक अ पिक्चर, इट इज मैन बिहाइंड द कैमरा हु मेक्स अ पिक्चर। ओके। सो यू हैव टू हैंडल दैट कैमरा जिससे ये पिक्चर बनाना है। अब मैं उसके अंदर में रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देता हूँ। ओके। मैंने 3 अलग अलग सेंसर साइज, स्मॉलेस्ट यानी मोबाइल के सेंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो फोर थर्ड विच इज 13/18। ओके।
से लेके जो मोस्ट पॉपुलर 24x36 फुल फ्रेम, राइट। उसके बीच में आ गया DX फॉर्मेट जो 16x24 होता है। ये फुल फ्रेम होता है 24x36। राइट। इससे आगे जो है वो मीडियम फॉर्मेट है, मगर हम उसकी बात नहीं करते बिकॉज दैट इज विच इज फॉर एक्सट्रीम काम के लिए। यस। ओके, तो मैंने ये तीन कैमरे अलग अलग सेंसर साइज। सेंसर साइज अलग अलग, उसके अलावा भी दूसरे कैमरे जिसके अंदर में मेगापिक्सल अलग अलग थे, उसके अंदर में मैंने शूट किया राइट फ्रॉम 20 मेगापिक्सल से लेके 45 तक मैं शूट कर चुका। ओके। और ये सब के एक ही जगह में पिक्चर निकाले थे और उन 10 फोटोग्राफ जो आए थे वो मैंने टेबल पे रख दिया था, प्रिंट करके टेबल पे रख दिया। सो 10 पिक्चर भी 12x18 की साइज का था, जो कोई भी वेडिंग फोटोग्राफर के एक एल्बम पेज के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल। वो 12x18 का 10 पिक्चर डालने के बाद में आज तक मेरे को कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं मिला है हु कैन आइडेंटिफाई कौन सा सेंसर क्या मेगापिक्सल और कौन से कंपनी का पेपर के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। कैमरा ब्रांड कुछ भी नहीं दिखता दोस्तों। राइट। सब पिक्चर्स एक ही दिख रहे थे। Okay. ओके, ये प्रोफेशनल फ्रंट की बात कर रहे हैं। राइट। मैंने तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव को भी बुलाया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कि आपका जो कैमरा जो बेच रहे हो इसमें से आपके कैमरा की ब्रांड का इमेज मेरे को इसमें बताओ। हाँ। वो भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। राइट। सो दी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम फोटोग्राफर के पास है ओके। कि हम समझ ही नहीं पाए कि मेरे लिए क्या मिनिमम है ओके। जो मेरा इन्वेस्टमेंट के अंदर से मुझे कमा के देगा। आप क्या कर रहे हो? आप इक्विपमेंट के अंदर में इतना डाल देते हो ना कि आपका कमाने का या प्रॉफिट गेनिंग एबिलिटी कम हो जाता है। और वहां पे सब ज्यादा करके फोटोग्राफर फंस जाते हैं। राइट। सो जब तक आपको नॉलेज नहीं है, ये सब टेस्ट नहीं लेता है, अपने आप को पहले बोलो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कमाने के लिए। अगर आप कमाई नहीं करने वाले तो आप सोशल वर्क या लोक सेवा नहीं कर रहे। राइट। सो मैं बताता हूँ कि इक्विपमेंट के अंदर में पैसे आप बहुत सोच समझ के डालिएगा। राइट। बिकॉज एवरी मनी इज इम्पोर्टेंट। ट्रू ट्रू। तो सर वापस 2 मिनट के लिए क्या गियर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग? हाँ, जरूर से गियर शिफ्ट करो। तो एक और रैपिड फायर हो जाए। चलिए। ओके सर, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग? लाइटिंग, ऑनेस्टली लाइटिंग। ओके। सेकेंड, इफ आप मैनुअल मोड यूज करते हो तो ही आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, ऐसा प्रूव होता है? नहीं, ये गलत फहमी है। ओके। ये गलत फहमी इसलिए है कि कंपनी ने कहीं पे भी कैमरे पे लिखा नहीं कि प्रोफेशनल कैमरा ही है, तो फिर उसके अंदर में मैनुअल मोड ही आता था। मगर वही कैमरे के अंदर में आपको दूसरे मोड्स है, यस, ऑटो प्रायोरिटी, प्रोग्राम, शटर प्रायोरिटी, तो ये सब वापरने के लिए दिया ही है। राइट। तो ये गलत फहमी है। बहुत से दफ़े मैंने देखे हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत से दफ़े अलग अलग मोड इस्तेमाल करता हूँ। ओके। गुड लेंस और गुड कैमरा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? डेफिनेटली लेंस। ओके। इसलिए कि आपका बॉडी वीक हो सकता है। अगर मैं आपका आंखें बंद कर दूं और बॉडी स्ट्रांग है तो आप देख तो नहीं पाओगे। ट्रू। सो हम ऑप्टिक्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, इमेज पे काम कर रहे हैं। यस। सो आपका जो कुछ भी इमेज का क्वालिटी है वो 90% इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिक्स एंड नॉट ऑन द बॉडी। ओके, सो इसलिए लेंस मोर इम्पॉर्टेंट। फोर्थ, माई पर्सनल फेवरेट, रॉ वर्सेस जेपैग। दोनों ही सही है। ओके। अकॉर्डिंग टू मी रॉ, जिसके अंदर में से आपकी सब गलती जो है उसमें आप सुधार सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन में। राइट। जेपैग वो इमेज है जो एलसीडी पे ही दिखाई देती है, तो शायद उसमें से ज़्यादा कुछ अच्छा करना है। एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको कस्टमर को उससे ज़्यादा स्ट्रेच करना है और उससे अच्छा आपको टेक्नोलॉजी मालूम है, समझ गए, तो आप रॉ को भी अच्छा पिक्चर बना सकते हैं। सो रॉ, येस, अकॉर्डिंग टू मी इज प्रायोरिटी, बट बोथ हैज इट्स ओन एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके। सेंसर साइज वर्सेस मेगापिक्सल? बोथ उसकी जगह पे सही है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेगापिक्सल मुझे सिर्फ 24 तक का चाहिए। ओके। तो ये 24 मेगापिक्सल छोटा सेंसर में भी 24 होने की वजह से अच्छा रिजल्ट आने की गारंटी नहीं है। राइट।
सो देयर हैज टू बी सम कॉम्प्रोमाइज, किधर ना किधर आपको करना है. हाँ. आप मेगापिक्सल ले लो और सेंसर भी इक्वली जो आपका आउटपुट देना है वही आपको वो उसके हिसाब से सेंसर सिलेक्ट करना है. ओके ओके सर, इसमें बस एक क्वेश्चन था जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि कलर ग्रेड या लाइटिंग, उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें सर आपने लाइटिंग बोला, तो सर ऑब्वियसली लाइटिंग मैटर करती है, पर सर अभी के टाइम पे फ़ोटो या वीडियो कलर ग्रेड करके लोग फ़ोटो या वीडियो को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं. तो सर क्यों कलर ग्रेडिंग लाइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? मतलब इसमें क्या रीज़न है जो लाइटिंग को ज़्यादा ऊपर रखता है एज़ कम्पेयर टू कलर ग्रेड? देखो, हम बोलते हैं सबका अलग अलग टाइम होता है, राइट. एंड अलग अलग टाइम की वजह से नॉलेज तो मैं नहीं बोलूँगा, लाइकिंग बदली हो जाता है. सो अगर आपने ट्रू कलर में सब चीज़ वीडियोस देखना शुरू कर दिया है तो आपको चेंज क्या करना है? आपको दूसरे से अच्छा करना है या कुछ अलग अलग से करना है? डेफिनेटली. तो लोगों ने कलर ग्रेड को अंडर ले आए ताकि रेगुलर वीडियो से अलग दिखाई दे. ये फोटोग्राफी में भी कलर ग्रेड होता है. हालांकि अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं तो मैं आपको एक ही चीज बता, पहले सबने कोशिश की अच्छे कलर कैसे निकालते. यस. उसके बाद में किसी से मिस्टेक हो गई और उसने कलर ग्रेड करके प्रेजेंट किया है और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे लगा कि ये नयापन आ गया है. Yes. तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया है. ओके. तो हालांकि ये कुछ चीज नहीं है, ज्यादा लंबे नहीं टिक सकता है, बट यस इट आपके कस्टमर आपका लाइकिंग के ऊपर में. आपका कस्टमर को ये पसंद है तो कलर ग्रेड करके दो. ओके. सो कलर ग्रेड में एक ही एडवांटेज जो मैं समझता हूँ लोग क्यों करके दे रहे हैं, उनके कैमरे में से नहीं हो रहा है, उसकी नॉलेज से कलर ग्रेड करने में ऐसे कस्टमर को लगता है कि जो मैंने पैसे फीस दिए है उसमें से ये आदमी ने कुछ अलग करके मुझे दिया है. ओके. सो ही सीज वैल्यू इनटू इट. ओके. उसको लगता है कि आदमी ने मेहनत की है और मुझे इमेज दिया. राइट. हालांकि ये स्टोरी सही नहीं है, बट जिस तरह से आप कस्टमर को बेच पाते हो अपना प्रोडक्ट, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके. ओके. सो सर, अकॉर्डिंग टू यू टॉप 3 कैटेगरीज ऑफ फोटोग्राफी कौन सी है? अगर आप प्रोफेशनल हो और आपके पास पैशन भी है, ये दो चीज साथ में है, तो मेरे हिसाब से 3 टॉप कैटेगरी है. द बिगेस्ट वन इज वेडिंग, उसके बाद में ट्रैवल आता है, लैंडस्केप आता है, स्पोर्ट्स आता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी आता है, यू नेम इट एंड इट इज देयर. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी उसी के अंदर में आ जाता है. ओके. सो आज मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रैवल से लेके वाइल्ड लाइफ कुछ भी कर सकते हो. ओके. बिकॉज आपको उसमें से पैसे बनाने नहीं है, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन पर्सनल प्लेजर. राइट. अगर आप प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल नहीं हो और पैसे कमाना चाहते हो और अपने पैशन के पैसे उस वही चीज से पैशन करना चाहते हो, यस, देन यू हैव टू स्टिक टू वेडिंग फर्स्ट. ओके. मेरे हिसाब से वेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, मैं समझा नहीं, मतलब पैशन एंड वेडिंग्स का क्या लेना देना, और वेडिंग्स क्यों फर्स्ट पे, अबाउट ट्रैवल एंड क्यों? वेरी सिंपल आंसर है साहब, आपको सरवाइव करने के लिए वेडिंग करना पड़ेगा. ओके. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ सरवाइव करने के लिए, आई विल नॉट स्पीक द वर्ड सरवाइव करना. मैं एक ही चीज बताता हूँ कि आज वर्ल्ड के अंदर में मनी मेकिंग अगर कोई बिजनेस है फोटोग्राफी में, तो इट इज 95% वेडिंग. 95%? यस, दैट ओवर 90% तो श्योरली वर्ल्ड में 90% वेडिंग फोटोग्राफी से ही लोग इनकम बना रहे हैं, ओके. जनरेट कर रहे हैं. अब वेडिंग ही क्यों, यू विल आस्क मी वेडिंग में क्या है. तो मैं सबको आगे बोलता हूँ कि जिसको भी प्रोफेशनल बनना है, इन जो भी फोटोग्राफी आपको सिलेक्ट करनी, वेडिंग के अंदर में सब कुछ आ जाता है ना. सब कुछ आ जाता है यानी क्या? हाँ, वही. वेडिंग के अंदर में सब आने की वजह से एक है कि उसके अंदर में आप पोर्ट्रेट सीखते हो, आप ग्रुप शॉट सीखते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन सीखते हो कि आप वेडिंग जैसे हो रही है ऐसे कर रहे हो. सब जर्नलिस्ट पार्ट का भी हो गया उसके अंदर. राइट. स्पोर्ट्स भी हो गया. स्पोर्ट्स इसलिए हो गया कि राइट जगह पे राइट टाइम पे पहुंचना और क्लिक करना. हाँ. आप फैशन फोटोग्राफर भी हो गए. तो कैसे फैशन फोटोग्राफर? आप अभी जो कर रहे हैं, ब्राइडल के जो अटायर है उसको अच्छी जगह में रख के आप शूट कर रहे हो. राइट. सो यू बिकम अ फैशन फोटोग्राफर. राइट. राइट. राइट.
वही कपड़े पहन के आप कपल के पास में जो कुछ भी पोस्ट करवाना चाहते हो वो कर रहे हैं। उसके जो एसेसरीज है, ज्वेलरी से लेके वॉच से लेके परफ्यूम या जो कुछ भी आप कर रहे हो, रिंग्स, एंगेजमेंट में रिंग, वेडिंग में रिंग, ये सब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी उसमें भी आ गए। हाँ उसके अलावा इसके अंदर में आर्किटेक्चर भी आ गया। आप बोलोगे आर्किटेक्चर कैसे आ गया? हाँ तो आप वेडिंग का जो डेकोर शूट करते हो हाँ तो आर्किटेक्चर आ गया। ओके पूरा लोकेशन वगैरह हाँ हाँ आप उसमें डिटेलिंग भी करते हो तो वो भी आर्किटेक्चर में ही आ गया। राइट राइट अब आप लैंडस्केप भी करते हो तब लैंडस्केप कहाँ आ गया? तो आप जो प्री वेडिंग करते हो जहाँ दूल्हा दुल्हन को आप ये कर रहे हो, लंबे स्ट्रेच के अंदर में आप जो वाइड एंगल शूट करते हो यस वो क्या हो गया? आपने अच्छा लोकल में शूट किया है, वो लैंडस्केप हो गया। ओके ओके सो मेरे हिसाब से इसके अलावा वेडिंग आपको क्या सिखाता है? आपको सिखाता है कि सब कंडीशन के अंदर में आप ऑप्टिमम रिजल्ट अपने हिसाब से कितना फास्ट ला सकते हो। ओके सो यू हैव टू बी एक्सपीरियंस। राइट आपको लाइट कंडीशंस चेक करनी है, कॉन्ट्रास्ट, सॉफ्ट, सबड्यूड, यस ये सब लाइटिंग में आप शूट कर रहे हो। यस उसके अलावा आप सनलाइट में शूट कर रहे हो, आर्टिफिशियल लाइट में शूट कर रहे हो, तो Right. चेंज ऑफ वाइट बैलेंस भी आप कर रहे हो। राइट राइट Right? राइट उसके अलावा आप शटर स्पीड पे भी घूम रहे हो कि आपको कौन सा शॉट फास्ट शटर स्पीड पे लेना है, Yes. कौन सा कम करना है। यस अपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड किससे कम करते हो? तो अपर्चर से करते हो। तो आपको ये भी सोचना है कि राइट टाइम पे कौन सा अपर्चर चाहिए। ट्रू सो ये एक्सपीरियंस होना, ये सब एक फील्ड के अंदर में सब कुछ आपको सिखा देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ वेडिंग, जिसने वेडिंग सही किया वो दूसरा सब कुछ सही कर सकता है। पोटेंशियल है कि आप उसके बाद में इंटरेस्ट कितना लेते हो। मतलब 90% वर्ल्ड में सिर्फ इनकम ही जनरेट नहीं करके देता, बट साइड बाय साइड आपको अगर ऑलराउंड स्किल्स सीखनी है सिखा देता है आप फास्ट चेंज ओवर कैसे कर सकते हो और सब कंडीशन के अंदर में आप कितना फास्ट करके काम अपना रिजल्ट ला सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेडिंग डिफिकल्ट भी है, एक्सपीरियंस आदमी का ही काम है, उसके बाद में ये कर सकते हैं। ओके तो सर अगर फॉर एग्जांपल कोई नया पर्सन है जो मतलब फोटोग्राफी डिसेंट जानता है पर सर उसने वेडिंग्स नहीं की है, तो सर नाउ ही वांट्स मनी, ही वांट्स टू अर्न मनी, तो सर अभी उनको वेडिंग परस्यू करना है, तो सर अकॉर्डिंग टू यू उनको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उनको वेडिंग्स को कैसे परस्यू करना चाहिए? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी जेनर में आप जाते हो या वेडिंग में अगर आए हो आप, तो सबसे पहली बात होती है कि आपको वेडिंग समझना पड़ेगा। ओके इट इज नॉट ओनली शूटिंग, ओवरऑल आपको वो माहौल के अंदर में आपको डूब जाना है। राइट सो यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। फैमिली ने आपको कभी हायर किया है तो बिकमिंग अ वेडिंग फोटोग्राफर, तो उनके बदली में आप शूट कर रहे हो। यस ओके, सो आपको सब चीज देखना है कि उस दिन के वेडिंग के अंदर में कुछ रह ना जाए। यस इट इज चेरिश मोमेंट फॉर एवरीबॉडी इन द फैमिली, यस और आप कोई भी चीज मिस आउट नहीं करते हो। ओके अब ये मिस आउट नहीं होना कब पॉसिबल है? सर आपको पहले तो ट्रेन होना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी विद समबडी हु इज बीन डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी और अच्छे से करता होगा, उसके साथ में आपको असिस्टेंट बनना पड़ेगा। आपको पहले समझना होगा कैसे शूट होता है, वेडिंग सेरेमनी कैसे होती है, कौन कहाँ होता है। ये जब तक आपको पता नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके जो स्पोर्ट्स आपको पता नहीं है तो उसमें कहाँ से शूट करना आपको पता नहीं होगा। राइट सो मैं सब एक सीनियर फोटोग्राफर, एक्सपीरियंस फोटोग्राफर की हैसियत से मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक आप 2 साल स्ट्रगल नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। जब तक आप स्ट्रगल करो, नॉलेज गेन करो, तब तक आप एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बन पाते हो। ओके जिस दिन आपने अपने आप फोटोग्राफी और इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया, आप नॉलेज गेन करना कम कर देते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं करते हैं लोग, ओके कम कर देते हो, बिकॉज आप जब उसके अंदर में प्रोफेशन में आ गए तो उसके बाद में आपके पास इतना वक्त नहीं मिलेगा जहाँ पे आप कुछ नया सीख पाओगे। ओके तो मेरा बोलना है कि आप 90% पहले नॉलेज गेन कर लो फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी कोई भी आदमी कर सकता है, विजन डेवलप नहीं हो पाएगा
ट्रू। जब तक आप अच्छे इमेजेस, अच्छे फोटोग्राफर को फॉलो नहीं कर पाओगे, ये विजन डेवलप नहीं होगा। और ये फर्स्ट शॉट में नहीं होगा, आपको पहले थर्ड फोटोग्राफर टीम या सेकंड फोटोग्राफर टीम तक जाओ, उसके बाद में आप वेडिंग कर सकते हो रिस्क के साथ, ओके। बिकॉज ये देर इज नो रीटेक। यस यस यस। ओके, तो आपको इतना ट्रेन होना पड़ेगा कि आप कोई भी वेडिंग के अंदर में फर्स्ट शॉट में आपका पिक्चर सही आए। राइट। तो सर कोई नया पर्सन है तो सर इफ़ ही वांट्स टू स्टार्टिंग में उनको एज एन असिस्टेंट जाना पड़ेगा, उन्हें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको, आप बोल रहे हैं ट्रेडिशनल एज अ ट्रेडिशनल फोटोग्राफर स्टार्ट करना चाहिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली दे शुड मूव टू कैंडिड या जो। सी, वेडिंग के अंदर में जब तक आप ट्रेडिशनल या अच्छे से डॉक्यूमेंट करना नहीं सीखोगे, राइट, और कैंडिड भी साथ में लेना नहीं सीखोगे, तो मैं आपको कंप्लीट फोटोग्राफर नहीं बोलूँगा। ओके बिकॉज एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको दोनों चीज आनी चाहिए। ओके। मैंने बहुत से फोटोग्राफर को अपने आप को टाइप कर लिया है कि कैंडिड हो गया तो उसका काम बहुत कम हो गया। राइट। बहुत से दफे ऐसे भी हुआ है कि कैंडिड का कार्ड गुम गया है, तो आप क्या करोगे? तो ये भी हुआ है कि ट्रेडिशन और कैंडिड दोनों ने अपना काम अपने हिसाब से कंप्लीट करके ही देना है। ओके ओके। वह आपको पहले दोनों कैंडिडेट ने तो हमने वो उसको ग्रेड किया है, राइट। हमने वो नया वर्ड डाल दिया है ज्यादा इनकम कमाने के लिए। ओके। एक्चुअली इट इज नॉट सो, यू आर सपोज टू डू ऑल। वो कैंडिडेट में भी इतना अच्छा काम करना है और आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे से करना है। गॉट इट गॉट इट। सो सर आपके साइड से कोई आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यंगर जनरेशन के लिए, जो लोग आगे फोटोग्राफी को एज अ फुल टाइम करियर देखना चाहते हैं? यंग जनरेशन या बिगनर्स या जो कुछ भी वेडिंग फोटोग्राफी में करना चाहते, अपने को पैशनेट पहले बनना पड़ेगा। ओके। प्रो कोई भी नहीं बन सकता जब तक आप पैशनेट नहीं होगे। राइट। तो प्रो बनने के लिए आपको बहुत सा स्ट्रगल तो नहीं करूँगा, हार्ड वर्क करना पड़े। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। नो शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। राइट। आपको सीखना है सब कुछ। ट्रू। इसलिए मैंने बताया कि आपको 2 साल वेडिंग के अंदर में आपको साइट पे जाना है और पूरा माहौल आपको समझना है, उसके बाद वेडिंग करनी है। राइट। तो पहले आप इमेज क्या सोच रहे हो वो आ रही है कि नहीं। जैसे आपका 10 जो इमेज सोच के रखे हो उसमें 9 सही आ रही है, 10 आ रहे, सो आपको उतना एडवांटेज है कि आप इतने जल्दी सीख रहे हैं। ओके। अगर ये नहीं आता है आपको ही जज बनना है, ऐसा ही है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे आ रहे कि नहीं। मोबाइल से भी पिक्चर आते हैं, Yes. मगर वो परसीव या कंसीव नहीं कर सकते यस। कि आप मुझे ऐसे चाहिए था, मोबाइल ऐसे नहीं देता, राइट। आप सोचते ऐसे नहीं देता। बिल्कुल। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। मोबाइल से भी अच्छी तस्वीर निकल सकती है, Yes. ऐसे कुछ भी नहीं कि मोबाइल से। आप जहां हो वहां से स्टार्ट करो, कैमरा भी मत लो, आप मोबाइल, अगर आपके पास स्मार्टफोन है मोबाइल से निकलना शुरू करो। पहले उसके लिमिटेशन समझो, कोई भी कैमरा इक्विपमेंट का लिमिटेशन होता है। ओके। तो जो कुछ भी इक्विपमेंट ले रहे हो आप, मोबाइल से लेके हाई एंड कैमरा तक, उसके इक्विपमेंट के लिमिटेशन समझो। ये कौन सी कंडीशन में सब सही काम कर रहा है, कौन से में नहीं कर रहा है, और कहाँ मुझे ड्राइव करना है, उसको ओवर ड्राइव करना है, ताकि मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो मिल सकता है। ये एक पार्ट है। अगर आपके पास में छोटा इक्विपमेंट से बड़े इक्विपमेंट तक आप गए हैं तो सबका लिमिटेशंस आपको पता होगा। यस। ओके। सो अगर छोटे से बड़े हुए, तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी F1, जो बहुत मेरे सन और सब छोटी जनरेशन में क्रेज है वो फिल्म के बारे में। क्यों? उसके अंदर में सब जो सीन्स हैं वो कुछ अलग दिख रहे, नेचुरल नहीं थे। यस। ऐसे आर्टिफिशियल तो नहीं बोलूंगा, मगर लार्जर देन लाइफ थे। यस यस। ओके। ये क्यों हुआ था? डीओपी को पता था, इसलिए उसने बहुत सी जगह पे उसमें मोबाइल आईफोन से शूट किया हुआ है। अच्छा, आईफोन के भी शॉट्स हैं? जगह उतनी ही थी जहाँ पे वो मोबाइल कैमरा रख सके। ओके। एंड दैट इज हाउ उसने वो अच्छे शॉट्स जो नहीं सोच पाते हैं नॉर्मल आदमी, वो उसमें से निकाल लिए। ओके। हाँ, उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मर्सिडीज की एड फॉर सोशल मीडिया, सिनेमेटोग्राफर ने पूछा कि आप ये एंड यूज क्या करने वाला हो। सो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूज कहाँ होने वाला है। राइट।
सो इट वाज ओनली फॉर सोशल मीडिया। तो मर्सिडीज की जो एड थी, वो वहाँ का जो सिनेमाटोग्राफर था, उसने वो एड आईफोन से शूट किया हुआ है। एंड आईफोन उसने टायर के रिम के ऊपर में माउंट किया था, ओके, और उसके ऊपर का विजन था। तो आप वो देखोगे, एक अलग ही व्यू पॉइंट से आपको एड दिखती, जो कभी सोच नहीं पाएंगे हम। यस यस, सो अगेन यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप लिमिटेशंस एंड एडवांटेज आप ढूंढ लो, बट फाइनल डिलीवरी में कहाँ है वो हिसाब से आपको इक्विपमेंट खरीदना है। ओके, आप यूट्यूब देख लो, जितना भी चाहिए वो गूगल पे सर्च कर लो कि आप स्विमिंग कैसे कर सकते हो, पढ़ लो, ठीक है। आप जितनी बुक्स है उतने स्विमिंग में सब सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली पानी में जाके स्विम कर पाओगे? नहीं। 10 में से 9 आदमी डूब जाएगा, यस, शायद एक आदमी सरफेस पे आएगा। राइट। सो मैं बोलता हूँ आपका डूबने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो पानी में भी जाना है, स्विम करना है, तो पहले आपको तैरने का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सो मैं बोलता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी के अंडर में आपको काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सक्सेस रेट, ऐसे भी नहीं बोलूँगा, किसी ने बहुत से जन ने 1-2 साल भी काम नहीं किया, बट वी हैव एस्टैब्लिश फोटोग्राफर्स, हाई एंड फोटोग्राफर्स टुडे। राइट। ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं है करके, ओके। सो दे हैव डन, मगर केसेस ऑफ ऐसे सक्सेस इज 10,000 to 1। ओके। वो आपके अंदर की भूख कितना है सीखने की, और फायर इन द बेली। आप जब तक ये 2 चीज को आप बुझाओगे नहीं, तब तक आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते। राइट। ये मेरा एडवाइस है टू दी बिगनर्स। ओके। मैं थोड़ा सा ब्लंड हूँ, गलत लगेगा लोगों को, बट दिस इज द रियल मेडिसिन। कड़वी दवा खाने से ही आपको बीमारी ठीक होती है। तब प्रैक्टिस करे बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो, और जो इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल है उससे स्टार्ट करो। बस एक्सक्यूजेस देना बंद करना है बस। एक्सक्यूज देखो, वेडिंग अगर करनी है तो एक्सक्यूज है ही नहीं आपके पास में। बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इतना केओटिक वेडिंग है। नहीं, केओटिक वेडिंग है, आपके पास कंफ्यूजन इतना है, और सेकंड रिपीटेशन नहीं, रीटेक नहीं है। ट्रू ट्रू, यस। आप नहीं बोल सकते हो कि आप फिर वापस फिरो। हाँ, सही बात है। तो आपको इतना प्रैक्टिस करके रेडी होना बनता है कि आप जो सोच रहे हो उसमें से 95% शॉट सही आने चाहिए। राइट। इसलिए प्रैक्टिस के बगैर इसमें कुछ आंसर नहीं है आपके पास में। Got it. So I guess that's it, sir. Thank you so much once again, sir, to be a part of this. And मैंने भी बहुत कुछ जेन्युइनली आज सीखा है, एंड आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएगी, इंस्पायर होगी टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, एंड आई गेस राइट पाथ में प्रोसीड करेगी इन दिस फील्ड. And before ending this podcast, I would like to thank our today's sponsor once again. Thank you so much, Prem Electronics. And thank you so much, Raju sir. I'll see you all in the next podcast. Bye.